Good morning, everyone. Good morning, everyone. Can you all hear my voice properly? आवाज आ रही है आपको properly? Yes, perfect. Very nice. So, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. आ जाओ फटाफट चालू करते हैं हम आज का डिस्कशन. Okay. So, what was the homework for today? सबसे पहले बता दीजिए आज के होमवर्क के लिए हमारे पास में क्या है, जल्दी बताइए. यस, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में? एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये लंबा सा क्वेश्चन, ये रहा. देखा आपको क्वेश्चन? इसका सॉल्यूशन किया आपने? इसका सॉल्यूशन किया? एक मिनट, मैंने ये सॉल्यूशन अटैच किया है जो मुझे किसी बच्चे ने भेजा है, तो मैं उस सॉल्यूशन को एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे देखिएगा. फर्स्ट स्टेज पे आपको मिल रहा होगा सबसे पहले 45,000 का CGST और SGST. ठीक है. सेकेंड स्टेज पे आएगा 1,44,000 का IGST ग्रॉस, जो कि एडजस्ट हो जाएगा और नेट नेट कैश पे करना पड़ेगा 54,000. थर्ड स्टेज पे ग्रॉस आएगा 99,000, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा 72,000 के. IGST आधा आधा एडजस्ट किया है, तो दोनों कैश में आधा आधा पे करना पड़ेगा 27 और 27. डिपेंड करता है, आधा आधा नहीं भी करोगे तो चलेगा. चौथे स्टेज पे आके फिर IGST है 270 का, उसमें से 99 का जो पे हुआ है, तो 72,000 का IGST और पे होगा. बिल्कुल सही है. फिर फाइनली 162 और 162 का ग्रॉस लाइबिलिटी आ रहा है CGST SGST का, और उसमें हमारे पास में आधा आधा कर लिया, तो 135 और 135 का IGST सेट ऑफ हो गया. नेट कैश वापस से पे करना पड़ेगा 27,000 और 27,000. और ये है फाइनली शेयर ऑफ रेवेन्यू. देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे 45 कैश मिलेगा, फिर ये 54 कैश मिलेगा IGST को, और जो 45 ले चुके रिटर्न कर देंगे IGST को, टोटल 144 आ जाएगा. उसके बाद 99,000 CGST SGST चाहिए, 27 मिला है. जितना ITC सेट ऑफ हुआ उतना ITC हम यहां से माइनस करके इन दोनों को दे देंगे. फाइनली उसके बाद 270 का IGST आएगा, जिसमें से 72,000 कैश में दिया है. बाकी जो 198 है जो ऊपर पे करके आ चुके 99 और 99, ये वापस रिटर्न कर देंगे CGST SGST को. और फाइनली 162 और 162 का टोटल ग्रॉस बन रहा है, और 270 IGST पे कर चुके हैं, 27 कैश दे चुके हैं. बाकी जितना भी ITC एडजस्ट हुआ है वहां से एडजस्ट हो जाएगा, और फाइनली ये हमारा निकल के आ जाएगा. टोटल कितना आपका अमाउंट जा रहा है, कितना अमाउंट CGST को जाएगा और कितना अमाउंट SGST महाराष्ट्र को जाएगा, वो आ गया 1,62,000 एंड 1,62,000. एग्जैक्ट कॉपी है. ऑफकोर्स आपके आंसर मैच हो गए होंगे, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं. यस, ये मैंने शीट में अटैच कर दिया है ऑलरेडी. यस, अब अपन वो सेस वाली बात फिर से कर लेते जो हम कल कर रहे थे, और उसके बाद आज आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली. हम अब आज का फाइनली डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का डिस्कशन? हमने कल एक बात डिस्कस करी थी, और वो बात ये थी कि साहब, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये पुराने कॉन्सेप्ट से अलग है. क्योंकि पुराने में ऐसा होता था कि जो स्टेट माल बेच रहा है ना, वो अपना टैक्स कलेक्ट करता था. पर ये नया कॉन्सेप्ट जो है GST का, वो ये बोलता है कि GST को अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया गया है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया गया है. तो हम जितना भी हमारा, जहां पे भी हमारा कंजम्पशन हो रहा है, उस स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है. इस कारण मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को हो रहे हैं नुकसान, रेवेन्यू स्टेट्स को हो रहे हैं फायदे. पर रेवेन्यू स्टेट्स बोलते हैं कि सर, हम हमारा फायदा किसी और स्टेट को देंगे नहीं. लेकिन महाराष्ट्र बोलता है कि हम आपके GST में आए क्यों जब हमको नुकसान हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से. तो उन्होंने इसलिए उन्होंने सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया फंड बनाया, दैट इज GST कंपनसेशन फंड. ऑफकोर्स ये कलेक्शन इसी फंड के अंदर होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा का सारा कलेक्शन इस फंड के अंदर करती है. और ये फंड को भरने के लिए उन्होंने लगाया GST कंपनसेशन सेस. मतलब एक अलग से सेस लगाया गया है, एंड द नेम ऑफ द सेस इज GST कंपनसेशन सेस. और ये सेस का जो पैसा है ये जाता है फंड में, और फंड का यूज होता है सारे उन स्टेट्स को कंपनसेशन देना
जिन स्टेट्स को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और मैं आपको बता दूं इस फंड को अभी 5 सालों के लिए बनाया गया है, 5 सालों के लिए बनाया गया है। मतलब अभी सरकार का ऐसा मानना है कि इस फंड की जरूरत 5 इयर्स तक मिलेगी, लगेगी। उसके बाद भी अगर लगती है तो वो आगे इस फंड को और एक्सटेंड कर देंगे, पर अभी ये फंड जनरली 5 सालों के लिए लगाया गया है। ठीक है। टैक्स, सर अब एक सवाल आ रहा है कि सर ये सेस हमने तो कभी देखा ही नहीं हमारे बिल के अंदर। एक्चुअली ये सेस सिर्फ कुछ ही नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लगाया गया है और तुमने नहीं देखा, मतलब एक्चुअली तुम शाबाश और अच्छे बच्चे हो, क्योंकि ये जनरली टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, सिगरेट्स के ऊपर लगता है। तो या तो तुमने देखा नहीं, या फिर इससे ज्यादा जो वैलिड रीजन है वो ये है कि तुमने देखा लेकिन तुमने कभी तंबाकू और सिगरेट का बिल नहीं लिया। प्रॉब्लम है क्या, सिगरेट का बिल लेके घर जाऊंगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तुमने उपयोग में वाली प्रोडक्ट लिए होंगे लेकिन तुमने कभी बिल नहीं लिया, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि इसमें सेस लग रहा है? ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। टोबैको प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बता दूं मोटर व्हीकल्स पे लगता है ये लगता है कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, एरिएटेड वाटर बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास को पता है एरिएटेड वाटर बोला जाता है, तो एरिएटेड वाटर के ऊपर लगता है। और भी कुछ आइटम्स है, अब मैं बहुत ज्यादा इसमें अंदर क्यों नहीं जाना चाहता, कारण ये है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस का एक्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हमें उसको लेके और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट्स, मोटर व्हीकल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनके ऊपर ये सेस अलग से लगाया जाता है। ठीक है। सो दिस सेस इज used for revenue generation of GST compensation fund, and that revenue generation is useful for compensation of loss that is basically borne by states because of this introduction of GST. ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लॉज है जो मुझे सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बताना था, और मॉड्यूल में सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस का बेसिक दिया हुआ है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है। मोटर व्हीकल, एमवी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर व्हीकल। ठीक है। तो मॉड्यूल में इसका थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है बस, कि बेसिकली जीएसटी कंपनसेशन सेस होता क्या है बस। तो बहुत ज्यादा हमें इस पे डिस्कशन और करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस? तो अब आपको समझ में आ गया है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस होता क्या है। ये एक एडिशनल टैक्स है अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी के ऊपर भी लगता है, आईजीएसटी के ऊपर भी लगता है, इंटरस्टेट हो तो भी लगता है, इंट्रास्टेट हो तो भी लगता है, दोनों केस में सेस लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ, यहां तक की बातें खत्म हो गई हो तो हम आगे का डिस्कशन चालू कर सकते हैं। हम पिछले 4 लेक्चर में, आई थिंक हमारा आज कौन से नंबर का लेक्चर चल रहा है? 5वां लेक्चर है ना आज? आई थिंक आज 5th लेक्चर है, तो आज 5th लेक्चर है, यस 5th है। सो मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम लोग जीएसटी का बेसिक डुअल जीएसटी मॉडल पढ़ चुके हैं, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सीख चुके कि कौन से टैक्स को किससे सेट ऑफ करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्या रैंकिंग रहेगी। हमने उस डुअल जीएसटी मॉडल को सरकार के रेवेन्यू मॉडल से भी समझ लिया, किस तरीके से जीएसटी जो है वो सरकार ने लगाया है। ठीक है, सेक्शन 49 हम लोगों ने पढ़ लिया, साथ में हमने जीएसटी कंपनसेशन सेस का बेसिक भी पढ़ लिया। अब हमें कुछ और बेसिक्स स्टार्ट करने हैं कि साहब क्या क्या चीजें और हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करना चालू करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आई थिंक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम वहीं से अपना आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, हम चल रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि सर कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में आ गए। मतलब हुआ क्या, पहले पुराने बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, वो टैक्सेस खत्म हो गए, सब जीएसटी के अंदर आ गए। तो वो कौन कौन से टैक्सेस है जो सबस्यूम्ड हो गए, मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर, हमको वो सारे टैक्सेस के बारे में अब अपने को बात करनी है। मैं आपको ये बता दूं, एक तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से
टैक्सेस मर्ज हो गए, तो एक तो हम पढ़ेंगे कि टैक्सेस कौन कौन से पुराने थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के, जो अब जीएसटी के अंदर आ गए। उसके बाद अब हम एक और चीज देखेंगे इसमें कि इंडिया का अभी टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम समझेंगे कि राइट नाउ आफ्टर ऑल दिस व्हाट इज द करंट सिनारियो, वो भी हमको आप एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि सिर्फ ये मत बताना कि पहले क्या था अब क्या हुआ, अब ये बताना कि एग्जैक्टली अब पूरा का पूरा सिनारियो कैसे चल रहा है। तो बहुत मजा आएगा पूरी की पूरी बात एक्सप्लेनेशन समझने में, सारी बातें क्लियर होने में। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि सर कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो आ गए जीएसटी के अंदर। फिर हम एग्जैक्टली ये भी देख लेंगे कि हमारा एट राइट नाउ व्हाट इज द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सर कौन कौन से टैक्सेस पहले पहले जीएसटी में मर्ज हो गए और क्या अभी भी बचा है, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना सब लोग, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सबस्यूम्ड, सबस्यूम्ड SUBSUMED, सबस्यूम्ड। ओके, पहला फर्स्ट टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जो कि लगाई जाती थी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आपको पता हो तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। प्रोडक्ट बनाते थे ना, तो मैन्युफैक्चरर्स को एक ड्यूटी देना पड़ती थी, एंड द नेम ऑफ द ड्यूटी इज कॉल्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये ड्यूटी अब हो गई है सबस्यूम्ड, मतलब अब ये आ गई है जीएसटी के अंदर। पर अगर हम साथ में एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज भी दो प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रही है, एक है टोबैको और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर टोबैको पे आज भी सेंट्रल एक्साइज लग रही है, मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, ढंग से सुनते जाना, सारी बातें कोशिश करना समझो, आखिरी में सब समरी होगी ना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर सेंट्रल एक्साइज के बाद एक टैक्स और लगाया जाता था जिसका नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये हट गया, मैंने आपको बताया था सेंट्रल सेल्स टैक्स हट गया है। तीसरा सरकार लगाती थी सर्विस टैक्स, वो सर्विस टैक्स जो लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी हट चुका है, उसकी जगह अब जीएसटी आ चुका है। चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट एक लगाती थी एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) एंड 3(5). एक्चुअली कस्टम्स के अंदर एक अलग ड्यूटी लगती थी जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते थे। सर इसके बारे में आपने हमको अभी कुछ पढ़ाया तो है, मैंने क्या बताया था कि एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी अभी लगती है जो कि आईजीएसटी के बराबर की लगती है। आपको याद है मैंने बताया था इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर बताया था, याद है? यस, पहले क्या होता था, पहले एक्साइज की जगह काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, जैसे आज जीएसटी की जगह काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है ना, वैसे पहले एक्साइज की जगह और सेल्स टैक्स की जगह काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी। तो जब एक्साइज और सेल्स टैक्स इंडिया से हट गए तो ऑफकोर्स इंपोर्ट पे उनकी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी हट जानी चाहिए। इसीलिए जो एक्साइज और सेल्स टैक्स की काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोर्ट के ऊपर लगती थी वो कहलाती थी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज अंडर 3(1) एंड 3(5).
जब एक्साइज और वैट की ड्यूटी हट गई तो बाय डिफॉल्ट उसकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी यहां से हटा दी गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जितने भी सेस और सरचार्ज लगते थे, जैसे मैं आपको बता दूं, पहले एक्साइज के अंदर एजुकेशन सेस लगता था, वो हट चुका है। बहुत सारे और भी सेस हैं और और भी सरचार्ज हैं जो पहले लगे करते थे। सर्विस टैक्स के अंदर एक कृषि कल्याण सेस, ये सब लगता था, वो सब भी हट चुका है। वो सब बेसिकली जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड हो चुका है, ठीक है। ये तो साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की लिस्ट हो गई जो हटके हमारे नई स्कीम के अंदर जीएसटी के अंदर चले गए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस थे, वो भी हट गए, उसके बारे में भी अब फोकस कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स सबसे पहले जो हटा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसे हम स्टेट वैट के नाम से जानते थे। स्टेट वैट, वैट लगता था किसी भी चीज के ऊपर पहले, वो हट चुका है। स्टेट वैट जीएसटी के अंदर जुड़ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी एक इंटरेस्टिंग चीज अभी भी है, सुनना। स्टेट एक्साइज एंड स्टेट वैट, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। स्टेट एक्साइज आज भी लगती है, और वो लगती है, मैं आपको बता दूं किसके ऊपर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक्चुअली बाकी सब की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी सेंट्रल एक्साइज, लेकिन अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी स्टेट एक्साइज, जो आज भी लगती है, क्योंकि अल्कोहल को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अल्कोहल पे आज भी स्टेट एक्साइज लगती है। इंटरेस्टिंग चीज है, स्टेट वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी लगता है, और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज भी स्टेट वैट लगता है। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जब जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करने पे लगता है सेंट्रल एक्साइज, पर पेट्रोल को बेचने पे लगता है स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट। अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने पे लगता है स्टेट एक्साइज, और अल्कोहल को बेचने पे लगता है स्टेट वैट। तो आप देख सकते हैं, पेट्रोल को बनाने पे लगती है सेंट्रल एक्साइज, बेचने पे लगता है स्टेट वैट। अल्कोहल को बनाने पे लगती है स्टेट एक्साइज, और अल्कोहल को बेचने पे लगता है स्टेट वैट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो यहां पे समझने की है कि स्टेट वैट आज भी पेट्रोल के ऊपर और अल्कोहल के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके रीजन क्या है जीएसटी बाहर से बाहर होने के, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप किसी कैफे में जाके, किसी रेस्टोरेंट में जाके, किसी बार में जाके कभी आप शराब पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो स्नैक्स खरीदोगे, आप जो स्टार्टर्स खरीदोगे, उसका बिल आपको मिलेगा जीएसटी वाला, 5% जीएसटी जुड़ के आएगा। चखना खरीदोगे उसमें 5% जीएसटी आएगा। और जब आप अल्कोहल मंगाओगे तो उसका एक अलग प्रिंट आउट देंगे जिसमें 18% का वैट लग के आएगा। तो अल्कोहल के ऊपर स्टेट वैट आज भी लगता है, क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है। तो रेस्टोरेंट दो बिल बनाएगा, खाने के बिल पे जोड़ेगा 5% जीएसटी, और अल्कोहल पे जोड़ेगा 18% का वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या है हिमांशी मैडम, आपके हाथ जोड़ू दर्शन करूं। वैट का फुल फॉर्म पहले ही मैंने आपको बताया, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, वेरी गुड। सो पॉइंट ये है कि ये टैक्सेस आज भी लग रहे हैं। सर अल्कोहल पे क्यों नहीं लगता, क्या नहीं लगता है अल्कोहल पे जीएसटी? मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं लगता है, बात हम आगे जाके करेंगे। एक चीज है, सर अल्कोहल पे आज भी कैस्केडिंग इफेक्ट है। जी हां, क्यों? क्योंकि अल्कोहल को सस्ता क्यों करेगी सरकार? अल्कोहल को सरकार सस्ता नहीं महंगा करना चाहती है। तो उसको पहली बात तो जीएसटी में क्यों लाए?
उसको क्यों हम कम टैक्स रेट में लाए, पहली बात। दूसरी बात, अल्कोहल पे हम कैस्केडिंग क्यों हटाए, उस पर तो बिल्कुल कैस्केडिंग जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्या होता है जीएसटी में, अभी इंडिया में हाईएस्ट पॉसिबल रेट 40% तक हो सकता है। अल्कोहल पे सरकार 400% तक का टैक्स लगाती है, अप्रोक्सीमेटली 400%, 700% तक भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि इतना हायर टैक्सेशन होने के बाद आप उसको जीएसटी में कैसे रख पाओगे, इसीलिए उसे पुराने टैक्सेस के अंदर ही रखा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी क्यों लगता है, आगे जाके पूरी बात समझेंगे। मैं फिर आपको क्या बोल रहा हूं, जो मैं लिखता जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, नए डाउट्स मेरे पास मत लेके आओ, पूरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और क्या टैक्स स्ट्रक्चर है साहब। स्टेट वैट हट गया, स्टेट एक्साइज आज भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट वेट के बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, पहले ही हटा चुका हूं मैं। सेकंड आता है लॉटरी टैक्स लगता था स्टेट गवर्नमेंट का, लॉटरी और बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर एक टैक्स लगाती थी, लॉटरी टैक्स, वो हट चुका है। क्या लॉटरी और गैम्बलिंग भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, जी हां। अगला, एक लग्जरी टैक्स लगाया जाता था, वो हट चुका है, वो भी अब नहीं लगता। लग्जरी टैक्स लगता था, वो हट चुका है। चौथा, लग्जरी टैक्स के बाद एक टैक्स और होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। लिव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये हट गया। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे अभी भी एक टैक्स लग रहा है और वो है एंटरटेनमेंट टैक्स लिव्ड बाय लोकल अथॉरिटी। एक्चुअली दो अलग अलग गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल अथॉरिटी। दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, एक लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, एक लगाती थी लोकल अथॉरिटी। एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो तो हट गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल अथॉरिटी लगाती थी वो आज भी लग रहा है। और मैं आपको बता दूं इसका इंपैक्ट कहां आता है, मल्टीप्लेक्सेस के टिकट्स पे। जितने भी मूवीज के टिकट्स हैं उस पे आज दो टैक्स लगते हैं, जीएसटी भी लगता है और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। मूवी टिकट्स पे दो टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी भी लगता है और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। किसी भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे हम जा सकते हैं, चाहे किसी कॉन्सर्ट का, म्यूजिक कॉन्सर्ट का, इनका कोई एंट्री टिकट हो या किसी भी अम्यूजमेंट पार्क हो, इन सब के ऊपर आज भी दो टैक्सेस हैं। जीएसटी तो लगता ही लगता है, साथ साथ में एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। बहुत बढ़िया। अल्कोहल के साथ ही ह्यूमन कंजम्पशन क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि अगर आप में कॉमन सेंस है तो आपको पता हो कि अल्कोहल मेडिकल यूज के लिए भी आता है, वो अल्कोहल जीएसटी के दायरे में आता है, उस पर स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट नहीं लगती है। मैं बात कर रहा हूं जो पीने लायक अल्कोहल है उसकी, ठीक है। जो अल्कोहल सैनिटाइजर्स में या मेडिकल यूज के लिए यूज होता है उस पर जीएसटी ही लगता है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे। एक टैक्स था परचेज टैक्स, कुछ चीजें खरीदने पे टैक्स लगता था, वो हट चुका है। उसके बाद कई सारे इसमें भी सेस और सरचार्ज होते थे, वो सब हट चुके हैं। बहुत सारे सेस और सरचार्ज स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी, वो सब भी हट चुके थे। एक और है एंट्री टैक्स, यस, एंट्री टैक्स लगता था स्टेट की बाउंड्रीज एंटर करने पे, वो भी हट चुका है, वो नहीं लगता। वो पहले लगता था, अब वो लगना बंद हो गया है, ठीक है। ये तो साहब हो गए कौन कौन से टैक्स सब्स्टिट्यूट हो गए। सर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में और क्या क्या आएगा, अब मैं आपको एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में बताता हूं और क्या क्या चीजें लगती है, उन सब पे हम फोकस करना चालू करते हैं। स्वच्छ भारत सेस लगता था, हट चुका है बेटा, सर्विस टैक्स के साथ लगता था। अदर सेस सर्विस टैक्स के साथ हट चुका है, स्वच्छ भारत टैक्स नहीं लगता है। अब कौन कौन से टैक्सेस आज भी हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करना चालू करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया सेंट्रल एक्साइज टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दोनों पे है। स्टेट एक्साइज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट वेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है मूवी टिकट्स और एंटरटेनमेंट की सारी एक्टिविटीज के ऊपर। अब हम आगे बात करना चालू करते हैं।
नेक्स्ट है, सुनना ध्यान से, अभी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमको समझने की कौन कौन से टैक्स आज भी लगते हैं। कस्टम ड्यूटीज आज भी लगती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, वो खत्म नहीं हुई है। उसमें मैंने आपको बताया भी था, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, आईजीएसटी होता है, ये सब आज भी लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज आज भी लिवेबल है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटीज आज भी लगती है। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं उनके ऊपर आज भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। प्रॉपर्टी टैक्स आज भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म नहीं हुआ है। जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है वो आज भी आपको पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी के ऊपर लोकल अथॉरिटीज को। इसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपए भरना पड़ता है हर बिजनेस करने वाले को, वो आज भी लगता है। पीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोफेशनल टैक्स, वो आज भी लगता है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रोड टैक्स आज भी लगता है, वो आज भी लगता है, वो खत्म नहीं हुआ है। शेयर्स के ऊपर आज भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी बोलते हैं उसको, वो आज भी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऐसे डिविडेंड टैक्स भी लगता है पर वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाली टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आज भी एसटीटी लगता है, आज भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर चले जाए तो आज भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, रोड टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, स्टेट वैट है, स्टेट एक्साइज है, एक्साइज ड्यूटीज है, इतने सारे टैक्सेस आज भी लग रहे हैं। टोल टैक्स टैक्स नहीं होता है, पहली बात तो उसे मैं टैक्स में गिनूंगा ही नहीं, टोल टैक्स टैक्स नहीं होता है, ठीक है। डीडीटी खत्म हुआ है कुछ चीजों के ऊपर, कुछ चीजों पे है, वो अलग अलग चीजें हैं। डीडीटी खत्म हुआ है तो कुछ चीजों पे हुआ है, कुछ चीजों पे अभी भी है, वो लगता है। ग्रीन टैक्स वो सब जो भी है वो सब अपनी जगह लगते हैं। अब ये सारे टैक्सेस जो हैं ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आज भी हैं, मैंने बता दिए कौन कौन से टैक्स हटे हैं। सो ऑफ कोर्स जो सपना दिखाया गया था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं सपना ही है, क्योंकि आज भी इतने सारे टैक्सेस आपके ऊपर लग रहे हैं। टोबैको एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है ना, टोबैको और एक मल्टीप्लेक्सेस जिसपे जीएसटी भी है और पुराना टैक्स भी है। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज भी लगती है और टोबैको पे जीएसटी भी लगता है। मल्टीप्लेक्सेस पे जीएसटी भी लगता है और मल्टीप्लेक्सेस पे एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। पेट्रोलियम पूरे तरीके से ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही आता है। अल्कोहल पूरी तरह से ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही आता है। लास्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। ड्रग्स जो भी होते हैं, ड्रग्स मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल चीजें, तो मेडिकल पूरी तरह से जीएसटी में आती है। अब अगर आपकी क्वेरीज है ना, फास्ट पूछना, मैं एक एक लाइन में पूरा आंसर देते जाऊंगा। ड्रग्स मेडिकल चीजें हैं, जीएसटी के अंदर आती है, जी हाँ। और पूछिए। पेट्रोल पर सेस भी है, पेट्रोल पे वो पुराने टैक्सेस के आज भी सेस है, एक्साइज के साथ लोकल टैक्सेस के साथ और भी सेस है, पर वो सब पुराने टैक्सेस के लगते हैं। टोल टैक्स टैक्स नहीं होता है तो बात ही खत्म हो जाती है। वेपन्स पे कोई अलग से टैक्स नहीं है, जो भी है जीएसटी के अंदर आता है। मूवी थिएटर्स के ऊपर दो टैक्स है, एक तो जीएसटी है और दूसरा एंटरटेनमेंट टैक्स है। वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, वाटर टैक्स खत्म हो चुका है, लग्जरी टैक्स खत्म हो चुका है। स्मगलिंग के ड्रग्स को सीज कर लिया जाता है, उस पर टैक्स नहीं है, उसको पूरा सीज कर लिया जाता है। डीजल पेट्रोलियम के अंदर आता है, एडवर्टीजमेंट पे जीएसटी लगता है, एफएमसीजी गुड्स पे जीएसटी लगता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी लगता है। कोई अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल भी करता है तो उस पर दो टैक्स लगेंगे, जी हाँ। स्टेट एक्साइज लगेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टेट वैट लगेगा सेल करने के लिए। मेडिकल यूज वाले ड्रग जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। 10 बार बता दिया, टोल टैक्स नहीं होता है। कॉमन सेंस लगाओ, मेरे से मत पूछो टोल टैक्स क्यों नहीं होता है। बुक्स पे जीएसटी नहीं लगता है, एग्जम्प्ट है बुक्स, पर हाँ आता तो जीएसटी के दायरे के अंदर आता। पेटेंट सेल करने पे, इंटेंजिबल सेल करने पे जीएसटी लगता है। कोरोना की दवाइयों के ऊपर जीएसटी लगता है। टोबैको पे डबल टैक्सेशन है, आने दो। लग्जरी गुड्स से, सिन गुड्स से डबल टैक्सेशन लगते हैं तो लगने दिया जाए। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए हैं क्योंकि बर्डन कंज्यूमर पे आता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। कोल के ऊपर जीएसटी लगता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या लिस्ट आती है मैं आपको बताऊंगा। कोयले के ऊपर, केरोसिन के ऊपर जीएसटी लगता है। वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, वेल्थ टैक्स लगता ही नहीं है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगता है। बस टिकट्स पे जीएसटी लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पर लगता है। आप लग्जरी गुड्स को डिफाइन करो, जरूरत नहीं है, खत्म हो गया था, उसके बारे में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि क्या था।
वैक्सीन पे जीएसटी है। एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है उस पे सामान सस्ता क्यों होता है, वो कस्टम्स के अंदर बात आती है, जीएसटी नहीं, उसके ऊपर कस्टम्स का क्लॉज लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स हुआ जी नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स को हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट के अंदर आएगा, प्रोफेशनल टैक्स भी डायरेक्ट के अंदर आएगा। तो कुछ चीजें डायरेक्ट है, कुछ मैं बता रहा हूँ एग्जिस्टिंग क्या है, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बाइफरकेट करने जाएंगे तो फिर बहुत अलग चले जाएंगे अपन। फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी लगता है, सोलर पैनल्स पे जीएसटी है कि नहीं है, वो जीएसटी में है पर एग्जम्पशन भी है कुछ उसके ऊपर, सब्सिडीज भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स है कि नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट के रेट पूछ रहे हो, मैं प्रोडक्ट के रेट पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीजों पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, बात खत्म। यहाँ पे अब समझ में आ गया कि कौन कौन से टैक्सेस हट चुके हैं और व्हाट इज द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई, बाकी बातें आपको धीरे धीरे समझ में और आ जाएगी। ठीक है, बताइए यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है, यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़े। पूरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन सारी समझ में आ गई है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो एक काम करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि सर कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए हैं, कौन कौन से टैक्सेस आज भी बचे हैं, क्या क्या पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, सब कुछ क्लियर हो गया है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं स्क्रीन को ठीक करने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी ए सेकंड। अभी ठीक है, अभी क्वालिटी बेटर है, चेक कीजिए आप, क्वालिटी बेटर है, यस, वेरी नाइस, यस यस यस, अब परफेक्ट है, ग्रेट। अभी भी कुछ बच्चों को क्वालिटी का इशू है, पहले भी ठीक था सब। अब ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चों को सब कुछ सही लगता है, कुछ बच्चों को ब्लर लगता है, ये पता नहीं कहाँ की बीमारी है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सबको ब्लर दिखता, अगर बहुत बच्चों को सही दिखता है मतलब प्रॉब्लम मेरे यहाँ से नहीं है। फोन पे दिक्कत आती है, लैपटॉप वालों को सब कुछ दिखता है, पर फोन पे भी कई बच्चों को प्रॉपर आता है। चले 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 ठीक है, तो कभी कभी दिक्कत आती है तो चला लिया करो काम, कभी कभी अब आ सकता है नेट इश्यू कुछ हो जाए तो कभी कभी दिक्कत आती है, बाकी इतने दिनों से दिक्कत नहीं आ रही थी, अभी आज थोड़ी दिक्कत बच्चे बोल रहे तो ठीक है। चलो अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं और वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कहाँ है हमारा, हमने ये समझ लिया कि साहब क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे टैक्सेस है, इतने सारे टैक्सेस हटा दिए, इतने सारे टैक्सेस लगा दिए। तो अब ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं कि साहब कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम चला है, क्या क्या पूरी सिचुएशन है, ये सब हमने समझने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मॉड्यूल से पढ़ना रहेगी और वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। मैं आपको इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है जीएसटी का, वो सबसे पहले ओपन करके बता रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी है जो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट है ही नहीं, तो इररेलेवेंट बातों को सिर्फ मॉड्यूल के अंदर मार्किंग कर ली जाए तो बेस्ट हो जाता है। तो मैं उन्हीं चीजों को आपको बता रहा हूं जो इररेलेवेंट है, जिनको बहुत अच्छे से हमको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है और उसकी मार्किंग मॉड्यूल के अंदर कर लेनी है। और ये आपका मॉड्यूल है जीएसटी का, फर्स्ट चैप्टर का मॉड्यूल है जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन, और यही हम पढ़ रहे हैं। पहले पहले इस चैप्टर के अंदर हमें एक बेसिक चीज बताइए, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बता दो, क्या ये चीज आपको पहले से पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या वो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि पता है? क्या आशीष सर ने जब बेसिक पढ़ाया था तब बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? यस, वेरी नाइस। तो मैं आपको ये शुरू के 2 पेज नहीं बता रहा हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। बेसिकली एक में जिस आदमी के ऊपर टैक्स पे करता है उसी के ऊपर बर्डन आता है, दूसरे में वो पे जरूर करता है लेकिन वो नेक्स्ट कस्टमर से कलेक्ट करके कर लेता है, और रिग्रेसिव नेचर होता है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। ये सब आई थिंक आशीष सर ने बेसिक में आप लोगों को डिस्कस किया होगा। रिग्रेसिव नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है, ये क्या है आशीष सर ने आपको टैक्स में डिस्कस किया था। वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये शुरू के 2 पेज में मॉड्यूल में सिर्फ यही बताया व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप चाहो तो खुद एक बार रीड कर सकते हो। अब इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा फीचर्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, इसलिए सिर्फ मैं हेडलिंग पढ़ा देता हूं। गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट को मैं आपको बता दूं, आज का एग्जिस्टिंग डेटा भी अगर हम देखें
तो लगभग 50% से ज्यादा कलेक्शन गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। मतलब बोथ टैक्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे डायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट है वैसा ही इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ऑफ कोर्स क्लैरिटी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम गुड्स और सर्विसेज पे लगाते हैं, तभी जीएसटी का नाम भी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरी बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन अगले बंदे पे शिफ्ट होता है। ये बात मैं आपको क्रेडिट मैकेनिज्म के अंदर भी समझा चुका हूं, कई जगह समझा चुका हूं कि जो भी टैक्स का बर्डन होता है वो अगले बंदे पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब आज अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो मैं उसे गुड्स की प्राइस में अगले बंदे से कलेक्ट कर लेता हूं, मुझे उसका बर्डन खुद बियर नहीं करना पड़ता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इसका मतलब यह है कि कई बार टैक्स पेयर इतनी सारी चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा होता है और उसे पता ही नहीं चल पाता है कि उसने इतना सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस भरा है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर वो साल का 10,000 रुपए भी भरे ना, तो उसे लगता है बाप रे मैंने साल का 10,000 रुपए का इनकम टैक्स भर दिया, जबकि वो साल में इतने सारे गुड्स के ऊपर लाखों रुपए का टैक्स भर के आता है। आप जिस दिन से पैदा हुए ना, उस दिन से आज तक आपने कई खर्चों में लाखों रुपए का टैक्स आपने भी पे किया होगा, जो आपको पता ही नहीं है। आप कपड़े खरीद रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, आप दवाइयां ले रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, आप शूज खरीद रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, आप पर्सनल कोचिंग्स में जा रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, आप गैजेट्स खरीद रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैक्स लग रहा है, मूवीज देखने जा रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, ऑनलाइन नेटफ्लिक्स और प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, पर आपको पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसका डायरेक्ट पिंच कंज्यूमर पे नहीं होता है, तो उसे पता ही नहीं पड़ पाता है कि वो इतनी चीजों पे लाखों रुपए का टैक्स देके आ चुका है। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट प्राइस पे आता है। आज अगर टैक्स बढ़ रहा है तो पता है अगले दिन से अखबार के अंदर आ जाता है कि चीजें महंगी हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर सरकार टैक्स बढ़ा रही है, जीएसटी बढ़ा रही है, तो अपने आप चीजें महंगी हो जाती है। मतलब इसका सीधा इफेक्ट इन्फ्लेशनरी क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से सीधे उसका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आता है। वाइडर टैक्स बेस है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा वाइडर टैक्स बेस इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कमोडिटीज और सर्विसेज के अंदर कवर होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हजारों कमोडिटीज और हजारों सर्विसेज के ऊपर लग रहा है। इसका सोशल वेलफेयर से क्या कनेक्शन है मैं आपको बता दूं। जैसे अल्कोहल के ऊपर हायर टैक्स रेट लगा के सरकार कहीं ना कहीं उसे डिमोटिवेट करना चाहती है, तो सरकार कई बार इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई इंपोज करती है सोशल वेलफेयर के पर्पस के लिए, न कि रेवेन्यू के पर्पस के लिए। कई बार टोबैको और अल्कोहल प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू तो एक पर्पस होता ही है, रेवेन्यू तो सबसे बड़ा पर्पस होता है, तभी तो सरकार ने लॉकडाउन में सारे धंधे बंद कर दिए, लेकिन एक दुकान खुली रही और वहां हमेशा भीड़ रही, और वो है ठेके, दारू के ठेके। तो सरकार का रेवेन्यू तो बहुत बड़ा पर्पस है ही, पर कहीं ना कहीं सरकार अल्कोहल और इनके ऊपर हाई टैक्स रेट्स लगा के सिन गुड्स के ऊपर डिमोटिवेट करना चाहती है, महंगा करके उसे डिमोटिवेट करना चाहती है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसको पीना है वो फिर भी पिएगा, जिसको खाना है वो फिर भी खाएगा, चाहे महंगा हो सस्ता हो। विदेशी दारू महंगी हो जाएगी तो देसी पिएगा, देसी महंगी हो जाएगी तो घर पे ठर्रा बना के पी लेगा, लेकिन जिसको पीना है वो तो पिएगा। तो आपको टैक्सेस लगा के उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, वो होगा तभी चीजें ठीक होगी, अदरवाइज ठीक होने वाली नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि साहब एक और पॉइंट है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव कैसे है? एक्चुअली ये रिग्रेसिव ऐसे है कि अमीर और गरीब आदमी पे सेम टैक्स लगता है। अमीर आदमी भी किसी चीज को खरीदने पे वही टैक्स पे करेगा और गरीब आदमी भी उसी चीज को खरीदने पे वही टैक्स पे करेगा। बस फर्क ये है कि जो लग्जरी गुड्स पे उस पर टैक्स रेट हाई है, लेकिन अमीर आदमी अगर एक लेस का चिप्स खरीद के खाएगा तो उस पर भी टैक्स रेट वही है, और एक गरीब आदमी का बच्चा लेस का चिप्स खरीद के खाएगा तो उस पर भी टैक्स रेट वही है। ठीक है, सो रेग्रेसिव इन नेचर का भी होता है। सर एक लाइन बता दो, ये क्या लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस विद लो थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड्स मतलब लो एग्जम्पशंस, बहुत कम एग्जम्पशंस हैं, बहुत कम छूट है, और ज्यादातर चीजों के ऊपर टैक्स रेट्स हैं, तो बहुत कम चीजों पे एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी कमोडिटीज पे जीएसटी लग रहा है। तो ये है कुछ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या आपको लगता है उसे मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है? जरूरत है? जी नहीं। तो हम हमारे नोट्स में
ये जो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख के ये बोल देता हूं कि इसे एक बार मॉड्यूल से पढ़ लिया जाए। आपको लगता है ये चीजें एग्जाम में आएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर खोल देना, इसमें से कुछ भी नहीं आया है। एमसीक्यूज भी ऐसी तुच्छ चीजों में से नहीं आता है बेटा। वो कोई क्या लल्लू लड्डू बांटने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि आपको 1 नंबर एमसीक्यू का ऐसी तुच्छ चीजों पे दे देंगे। एमसीक्यू भी केस स्टडी बेस आएंगे, इक्वलेंट टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एमसीक्यूज आएंगे, ध्यान रख लेना। ऐसे तुच्छे एमसीक्यूज नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज लिखी हुई है जिसका अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं, मॉड्यूल में दिया है तो। जेनेसिस, जीन, जीन मतलब हिस्ट्री ऑफ जीएसटी क्या है, कैसे जीएसटी इंडिया में पनपा। जैसे बोलते हैं ना कि साहब हमारे कोरोना वायरस का जेनेसिस जुड़ा हुआ है चाइना के वुहान प्रोविंस से, तो वहां से पनप के वो फैला है हर जगह। अब उसके इतने म्यूटेंट्स हैं, 6171 डॉट से पता नहीं 2.617 पता नहीं कहां तक पहुंच गए। तो वैसे ही जेनेसिस क्या है जीएसटी का, वो हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे। और उसको यहाँ पे एक छोटे से चार्ट में समझाया है, और वो भी आपको सिर्फ एक रीडिंग ही करनी है। मैं एक बार आपको रीड करवा देता हूँ, पर इसके अलावा इससे ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना है। तो एक काम करता हूँ, इस चार्ट को मैं एज इट इज हमारे नोट्स में कॉपी कर देता हूँ। आप सिर्फ इसको रीड कर लेना, और मॉड्यूल से रीड करना चाहे तो मॉड्यूल से कर लेना। ये चार्ट में कॉपी कर देता हूँ हमारे शीट के अंदर। आप लिखना चाहे तो कॉपी के अंदर लिख लेना, बस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको लिखने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं भी आपको लिखवाऊंगा, ये सब मैं बेसिक बता रहा हूं जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जीएसटी लाने वाली या जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। या बोलूं भारतीय जनता पार्टी थी भी और नहीं भी थी, कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ईयर 2000 से स्टार्ट हुआ था। 2000 से, ईयर 2000 में पहली बात प्राइम मिनिस्टर ने बजट की अपनी उसमें एक अनाउंस किया था कि हम अब जीएसटी लाने का सोच रहे हैं। अब इंडिया तैयार है, सेंचुरी चेंज हो चुका है। और 2000 में आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी साहब पीएम थे, तो उस टाइम शायद 2003 तक शायद वो पीएम थे ना, 2003, हाँ। तो तब 2002 या 2003 तक जो भी था, तो उस टाइम जो है आप लोग पैदा ही हुए होंगे शायद, मेरे हिसाब से आप लोगों का बर्थ ईयर ही 2000 के आसपास ही होगा। 2002, कई बच्चों का 2002 है, क्या बात है, 2002। ओके, सो आपके पैदा होने के कुछ साल पहले अनाउंस हो गया था कि सब जीएसटी आएंगे। मतलब सोचो तुम, ये ठेठ बड़े चौड़े हो गए तब जाके जीएसटी आया। 2000 से सोचे थे लगाने का, पर बात 2006 तक टल गई। फिर 2006 में मैं आपको बता दूं, पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी बजट में 2006 में ये अनाउंस किया था कि साहब हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लगाने का सोच रहे हैं, 2010 से हम जीएसटी लगा देंगे। कुछ नहीं हुआ साहब, पास ही नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। पूरी की पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, तब तक कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा था कि हम इंडिया में जीएसटी नहीं आने देंगे। अब बीजेपी की बारी आई, कौन खड़ा हो गया गद्दी पे आके, थ्रोन पे कौन बैठ गया? जीएसटी। अब जीएसटी बोलता है नहीं अब हम जीएसटी लगाएंगे, बीजेपी साहब बोलते हैं कि अब हम जीएसटी लगाएंगे। मतलब कांग्रेस को उन्होंने जीएसटी लगाने नहीं दिया, लेकिन 2014 में आके अब हम जीएसटी लगाएंगे। और उन्होंने एक बिल पेश किया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए था, इसलिए वो लगाएंगे। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने एक बिल लोकसभा और राज्यसभा में रखा जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब आप बोलेंगे कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात क्यों हो रही, बात तो जीएसटी की होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या है, जीएसटी एक नया टैक्स है। और फिर मैं आपको ले चल रहा हूं आशीष सर के बेसिक पे। आशीष सर ने एक बेसिक पढ़ाया होगा कि कोई भी टैक्स
बिना कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन के नहीं लग सकता। अगर आपको याद हो, आर्टिकल 246 के अंदर 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, 3 लेवल दिए हुए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, तो वहां पे एक क्लॉज आशीष सर ने बताया होगा कि जब तक संवैधानिक ताकत नहीं मिलती, संविधान में लिखा नहीं जाता, तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते देश की जनता के ऊपर। इसका मतलब यह है कि पहले संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, सो पहले हमें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें पहली बात 50% नहीं, 2/3 मेजोरिटी रेडी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में। दूसरी बात, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स का भी कंसेंट लगता है। इसका मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे स्टेट्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा जीएसटी लगाने के लिए, क्योंकि जब तक स्टेट कन्विंस नहीं होंगे तब तक, और दोनों हाउसेस में जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। संविधान बदलना इतना आसान नहीं होता है। ये बात 2 साल फिर अटक गई, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि बीजेपी के पास सेंटर में तो मेजोरिटी थी, पर स्टेट इलेक्शंस आने बाकी थे, स्टेट में बीजेपी धीरे धीरे जीत रही थी। दूसरी बात, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो भी पहले कांग्रेस के ज्यादा थे, फिर रिटायर होते गए, और वैसे वैसे फिर राज्यसभा में भी बीजेपी की मेजोरिटी बनने लगी, और 2016 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो पाया। सर ये 122 नंबर से 101 पे क्यों पहुंच गया? क्योंकि बिल था 122वें नंबर का, पर उसमें सारे बिल पास नहीं हो पाए होंगे, तो 101वें नंबर पे अमेंडमेंट पास हो पाया। मतलब कुछ बिल इनेक्ट हो ही नहीं पाए, तो इसका नंबर पहले आ गया। तो 122 नंबर का बिल था, पर पास होते होते कुछ बीच में ही टपक गए, तो 101 नंबर का एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए। अब आप बोलेंगे सर क्या क्या अमेंडमेंट्स किए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो तो हम प्रॉपर कॉपी में लिखेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए, बट आप डेट याद रखना, अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया था, एक्ट बन गया था, और सितंबर 2016 में सरकार ने बनाई थी जीएसटी काउंसिल। अब आप बोलेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझ लेना कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके सारे डिसीजन लेने के लिए कमेटी बना रही है, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ये सितंबर 2016 में फ्रेम की गई थी। अब क्या हुआ, सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल बन गई, सरकार के पास में अगस्त 2016 के अंदर संवैधानिक अधिकार आ गया कि साहब अब आप अलग अलग एक्ट बना सकते हो, अब आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट ला सकते हो। तो सरकार ने अब एक्ट पास करने के बिल लोकसभा, राज्यसभा में और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे मार्च 2017 में, और लगभग सारे के सारे एक्ट अप्रैल 2017 तक सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट अपने अपने अलग अलग लोकसभा, राज्यसभा में पास हो गए, और मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने इसके रूल्स भी बना दिए। मतलब हम एक और चीज पढ़ेंगे, सीजीएसटी रूल्स। यूटीजीएसटी क्या होता है परिधि बेटा, यूटीजीएसटी क्या होता है? जैसा एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी वाले को हम क्या नाम देंगे? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। कैसी बातें कर रहे हो आप? बता दिया था यूटी क्या होता है पहले ही। ओके, सो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके रूल बना दिए, और 30 जून तक जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे स्टेट भी ये एक्ट पास कर चुके थे, और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी लगा। पर जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा लेट हो गया, और उन्होंने 8 जुलाई को अपने यहाँ पे भी एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया। मतलब आज 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 सारे स्टेट और सारे यूटीज में सब आ चुका है,
और फाइनली 8 जुलाई तक सारे स्टेट और सारी जगह पे जीएसटी लग चुका था। पर हम इसको फिर भी 1 जुलाई से ही मानते, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में 1 जुलाई से टैक्स लग चुका था, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से लगा है। तो ये है पूरी कहानी जीएसटी के बैकग्राउंड की, कि कैसे जीएसटी इंडिया में आया और कैसे कैसे इस लॉ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में 17 साल लग गए। यस, 17 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। ये है पूरी कहानी आपके सामने। आप चाहें तो इसको नोट करें, आप चाहें तो मॉड्यूल के अंदर इसको मार्क कर लें, आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लें। एक बार आपको डेट्स और एक जर्नी याद रहनी चाहिए, ठीक है? पहले बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ये जेनेसिस पूरा आप लोगों को समझ में आ गया क्या? यस, वेरी नाइस। तो मॉड्यूल में और क्या दिया है इसको लेके मैं आपको बता दूं। इसके बाद एक चीज और हमें मॉड्यूल से पढ़नी है। ये तो जब जेनेसिस हो गया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, कुछ खास बात नहीं है। इन चारों को आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ हेडिंग देख के सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहला, जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है। पहली बात है, जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरी बात है, इसमें कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट चलती रहती है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, अनटिल और अनलेस बीच में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं आ जाए, ये चेन चलती रहती है, चेन ब्रेक नहीं होती। वेरी नाइस। तीसरी बात है, सारा का सारा टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे आता है। मैं ये बात पहले भी प्रूव कर चुका हूं कि जो टैक्स का बर्डन है वो हमेशा फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है। ये बात भी हम पूरी कर चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं। और फाइनली, जीएसटी में टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं बचा। कारण ये है कि हमने सारे टैक्स का एक दूसरे से यूज करना चालू कर दिया और कहीं ना कहीं आईजीएसटी बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब टैक्स बर्डन हो तब वो कैस्केडिंग ना आए, डबल टैक्सेशन ना आए, क्रेडिट मिलती जाए, टैक्स पे टैक्स ना लगे। ये कॉन्सेप्ट के साथ जीएसटी आया गया। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज कोई स्पेशल बात इसमें नहीं है। जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी बताया था उसके अंदर ये सारी बातें कवर हो जाती है। जीएसटी एक तरह का वैट सिस्टम के अंदर लगता है, क्योंकि वैल्यू रेट पे टैक्स कैश पे करना पड़ता है। चेन ऑफ क्रेडिट कंटिन्यूसली चलती रहती है, चेन ब्रेक नहीं होती। फाइनल बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इंटरमीडिएटरी पार्टीज पे कभी भी बर्डन नहीं आते और कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होता है, डबल टैक्सेशन इफेक्ट भी नहीं होता है। और याद करो, जो पहले दिन मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल बताया था कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे पे जाएगा, यही वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मॉड्यूल के अंदर वैसा का वैसा दिया हुआ है कि कैसे एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से चौथे पे जाएगा। पुराने टेक्स्ट में क्या होता था, नए टेक्स्ट में क्या होता था, कितना वैलिडेशन किया, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। एक सवाल बच्चे का अच्छा आया कि सर जीएसटी से टैक्स बर्डन बढ़ा है या कम हुआ है, आप ये बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सरकार ने लगभग उतने ही टैक्सेस जीएसटी के अंदर लगा दिए हैं जितने पहले लगते थे। तो अभी तो टैक्स बर्डन में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि जितने टैक्स रेट्स पहले थे लगभग उतने ही टैक्स रेट आज भी हैं। लेकिन आगे जाके अगर सरकार टैक्स रेट थोड़े कम कर देती है तो शायद जीएसटी से बहुत बड़ा फायदा हो। अभी मैं बोलूंगा बहुत बड़ा फायदा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि टैक्स रेट्स लगभग सरकार ने उतने ही रखे हैं जितने पहले थे। लेकिन आगे जाके अगर टैक्स रेट्स कम करती है तो उससे थोड़ा बहुत फायदा आगे जाके मिल सकता है। तो जीएसटी का फायदा ये कि कैस्केडिंग नहीं होता है ना, तो चीजें थोड़ी इजी हो जाती है और आगे जाके उसके बेनिफिट्स मिलेंगे जब थोड़ा इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक और चीज आती है, सब इंडिया में जीएसटी क्यों आया, मतलब अल्टीमेटली हमको यहाँ पे ये समझने की सब पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या थी जिस कारण इंडिया में जीएसटी लगाना पड़ा। ज्यादा कुछ नहीं, वही बातें जो हम लोगों ने पढ़ी है एक बार उन्हीं को हमको समझना है और यहाँ पे हमारा वो बेसिक हो जाएगा। तो मैं पहले तो एक काम करता हूँ, हमारे नोट्स के अंदर ये भी अपडेट कर देता हूँ कि अगर आपको फीचर्स ऑफ जीएसटी पढ़ने तो एक बार आप मॉड्यूल रेफर कीजिएगा उसमें भी।
ठीक है, अब हम चलते हैं वापस इसी पॉइंट पे कि साहब क्या क्या डिफिशियंसीज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम एक बार इसको पढ़ना चालू करते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैट, उनका बोलना है कि साहब वैट तो इंडिया में पहले से लग चुका था, ठीक है। फिर क्या इशू था, फिर ये इशू था कि साहब क्या क्या इश्यूज थे वैट लगने के बाद भी, वो सब इसमें बताने की कोशिश करी है। सुनना, certain transactions were subject to double taxation and were taxed as both goods and services, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट के केस में क्या होता था, बड़ी मजेदार स्टोरी है, सुनना। जब रेस्टोरेंट वाले ने बोला अच्छा बताओ मैं कौन सा टैक्स लगाऊं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला रेस्टोरेंट तो सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि तुम खाना खिला रहे हो वो तो गुड्स है तो वैट लगेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्टोरेंट को सर्विस मान रही है और स्टेट गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स के खाने को गुड्स मान रहे हैं। मतलब एक ही चीज के ऊपर आप सर्विस भी मान रहे हो और गुड्स भी मान रहे हो, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू चाहिए। तो ये बोलते हैं हम वैट लगा सकते हैं ना सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, तो ये गुड्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम सेल ऑफ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगा सकते हैं ना, तो ये सर्विस है, तो तुम सर्विस टैक्स भी भरो वैट भी भरो। इसीलिए जो पिज्जा 200 रुपए का एमआरपी आता था वो पहले 250 का पड़ता था। उसके बाद पिज्जा हट वाले और कमी नहीं छोड़ते थे, डोमिनोज वाले और पिज्जा हट वाले अपना खुद का सर्विस चार्ज अलग से लगा देते थे। तो जो 200 का पिज्जा है वो 250 रुपए का पड़ता था, खुद का सर्विस चार्ज, फिर स्टेट का वैट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स। क्या मजाक चल रहा है, मतलब पिज्जा खाने जाए जितनी तो टॉपिंग नहीं है पिज्जा के ऊपर उतने तो टैक्स लगा दिए उन्होंने बिल के अंदर। पॉइंट ये है कि आप इतने टैक्सेस एक चीज के ऊपर कैसे लगा सकते हो, ये मान के कि वो गुड्स भी है, ये मान के कि वो सर्विस भी है, तो टोटली रॉन्ग प्रेडिक्शन है। और इसीलिए जीएसटी में इसको सॉल्व कर दिया गया है। जीएसटी में हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक ऐसा लिस्ट बनाया गया है जिसमें उन्होंने कुछ चीजों को डीम्ड गुड्स मान लिया गया है, कुछ चीजों को डीम्ड सर्विस मान लिया गया है, ताकि एक ही चीज को दोनों मानने का इश्यू खत्म हो जाए। उन्होंने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया है, उसमें यह बता दिया है कि किसे हम गुड्स ही मानेंगे और किसे हम सर्विस ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट को उन्होंने सर्विस की तरह कैटेगराइज किया है, रेस्टोरेंट सर्विस ही मानी जाती है, रेस्टोरेंट को गुड्स माना ही नहीं जाती है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट को अब सर्विस ही मान लिया गया है, ओके। सो पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम अब जीएसटी में आके खत्म हो गई कि एक ही चीज के ऊपर दो दो चीजें मान रहे हैं, गुड्स भी मान रहे हैं और सर्विस भी मान रहे हैं। ये प्रॉब्लम जीएसटी में आके हो जाएगी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया है एक्साइज और वैट के टैक्स का एडजस्ट नहीं होने का। एक्चुअली जो एक्साइज होता है ना उसे सेनवेट के नाम से जाना जाता है। एक्साइज इज ऑल्सो नोन एज सेनवेट। तो हम सेनवेट किस तरह के यहां पे लिख सकते हैं, एक्साइज। एक्साइज इज बेसिकली सेंट्रल का वैल्यू एडेड टैक्स है, और वैट जो होता है वो स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स होता था। तो जो सेंट्रल का टैक्स होता था उसको बोलते थे सेनवेट, और जो स्टेट का टैक्स होता था उसको बोलते थे स्टेट वैट या वैट। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो एक आदमी ने 1000 रुपए के गुड्स मैन्युफैक्चर किए, 2 मिनट और लूंगा, ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। अभी 12:10 हुए, मेरी क्लास 12:15 तक होती, तो आप कैसे बोल सकते हैं टाइम हो गया है। पॉइंट पे आइए, सबसे पहले टाइम हो गया है तो सुजल आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ। 12:15 तक क्लास होती है ना एक्सरसाइज की, 12:15 तक रहेगी। सुनना आप ध्यान से, 12:15 होती है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं अर्ली बर्ड बैच पे देख लेता हूँ 1 मिनट ग्रुप में अंदर की 12:10 होती है कि 12:15 होती है। मेरे को स्केड्यूल 12:15 तक का आया है, 12:10 का है। ओहो 12:10 का है, 12:10 का है, 12:10 का है, सॉरी। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को फिर कल डिस्कस करें। हाँ 1 मिनट में आपको बता दूं, कल नहीं मैं परसों मिलूंगा।
कल मुझे कुछ बाहर जाना है तो कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, परसों मेरी क्लास रहेगी, तो परसों हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसको। आप लोग ये करेंगे कि आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, छुट्टी नहीं होगी, आपको कोई स्केड्यूल और चेंज होके आ जाएगा, आपको कोई और क्लास एक्सटेंड हो जाएगी तो आपको तो कोई खुद खुद छुट्टी मिलेगी नहीं। मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है तो मैं कल नहीं हूँ, परसों हम लोग मिलेंगे। और जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपका ये टारगेट है कि आपको ये पूरा एक बार रिवाइज करना है। क्या क्या? आज से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना हम लोग जो है वो यहाँ पे एक बार आप रिवाइज करके आएंगे, ताकि परसों जब हम मिले तो इसके आगे की बात कंप्लीट करें। क्योंकि बस थोड़ा सा और रीडिंग मॉड्यूल का बचा है, उसके बाद मेजरली हम लोग वापस से हमारी कॉपी में चीजें लिखना चालू कर देंगे। थोड़ी सी रीडिंग मॉड्यूल की बची है, फिर हम मेजरली चीजें हमारी कॉपी में वापस से लिखना चालू कर देंगे। बहुत सारी चीजें हमको लिखनी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमको इसके अंदर करनी है, वो सारी बातें हम करेंगे। बहुत सारा पार्ट अभी मॉड्यूल का बचा है, बहुत मजा आएगा अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन चैप्टर अभी हमारा बचा है। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं परसों। थैंक यू, बाय। मैंने मॉड्यूल से पढ़ाया, जी हाँ, ये आईसीआई का मॉड्यूल है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।